तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन नंबर 89 और आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होता है। मतलब आपसे सवाल कर रहा है कि अगर किसी भी कंडीशन में देश का राष्ट्रपति उपस्थित ना हो, चाहे रीजन जो भी रहा हो, तो क्या राष्ट्रपति का पद खाली रह सकता है। तो पहले तो इस चीज को जानिएगा कि राष्ट्रपति का पद जो है कभी खाली नहीं हो सकता, एक दिन के लिए भी नहीं। अगर राष्ट्रपति किसी भी रीजन से एब्सेंट चल रहा हो तो उनके जगह पर या तो उपराष्ट्रपति, और अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं हो तब कौन आएगा। तो चलो हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। जैसे देखिएगा, राष्ट्रपति, अगर राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं हो किसी भी वजह से, तो राष्ट्रपति के जगह पर उनका पद कौन ग्रहण करेगा। उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति। चलो अगर मान लो कि कुछ ऐसा कंडीशन बनता है कि उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब क्या होगा। तब कौन आएंगे, तब आएंगे CJI। CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहने का मतलब हो गया सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ये आपके कार्यवाहक राष्ट्रपति बन सकते हैं। और अगर ऐसा हो जाए कि CJI भी उपस्थित ना हो, देखो ऐसा हो नहीं सकता कि आप कंडीशन पे कंडीशन लगाए जा रहे हो, बट अगर इन फ्यूचर में भी ऐसा हो जाए तो क्या कर सकते हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा ना CJI के अलावा, वो आपके कार्यवाहक राष्ट्रपति बन सकते हैं। इस चीज को याद रखिएगा। अच्छा, एक सवाल यहाँ से बन सकता है अच्छे लेवल का कि क्या कोई व्यक्ति ऐसा रहा है जो उपराष्ट्रपति भी बना हो, और CJI भी बना हो, मुख्य न्यायाधीश भी बना हो। तो एक व्यक्ति है जिनका नाम है M हिदायतुल्ला जो है, ये तीनों पद पर काबिज होने वाले व्यक्ति रहे हैं। M हिदायतुल्ला, ठीक ना। चलिए यहाँ पे तो आंसर क्या हो जाएगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन हो सकता है। तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग। तो अगर राष्ट्रपति नहीं हो तो ऐसा नहीं कि इनका क्रम आ जाएगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, उपराष्ट्रपति। ठीक है। और अगर बात करें उपराष्ट्रपति के बारे में, देखो यहाँ पे आप फोटो देख पा रहे हो, ये द्रौपदी मुर्मू जी हैं जो हमारे राष्ट्रपति हैं, और ये जगदीप धनखड़ साहब हैं जो आपके उपराष्ट्रपति हैं। अगर बात करें उपराष्ट्रपति के बारे में, तो इनके पद का चर्चा कहाँ किया गया है, आर्टिकल 63 में कहा गया है। अगर कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनना चाहता है तो कम से कम उसके लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 35 वर्ष की उम्र वो पूरा कर लिया हो। तीसरा, राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए। ठीक है, राज्यसभा का सदस्य नहीं हो, ऐसा नहीं कि होना चाहिए, बनने योग्य होना चाहिए। और एक चीज और मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि उसके लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होना चाहिए। 20 अनुमोदक। अब देखो ये सारा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, देखो RPF SI में आया हुआ। प्रस्तावक और अनुमोदक क्या हो गया, तो 20 ऐसे प्रस्तावक, 20 ऐसे सांसद होने चाहिए जो उनके नाम का प्रपोजल लेकर के जाए, और 20 और उनके अलावा, जो प्रपोजल लेके गया उनके अलावा 20 और सांसद ऐसा होना चाहिए जो इनके नाम का सपोर्ट करे कि हाँ भाई हम चाहते हैं कि ये व्यक्ति आपके उपराष्ट्रपति के पद के लिए ये खड़े हों। ठीक ना। और अगर इनको इनके पद से हटाना हो, अगर उपराष्ट्रपति को इनके पद से हटाना हो तो एक प्रक्रिया चलती है, और वो प्रक्रिया कैसी होती है, महाभियोग जैसी प्रक्रिया होती है। तो सवाल बनता है कि उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए, ठीक है, कैसे हटाया जाता है, तो राज्यसभा के द्वारा जब पूर्ण बहुमत से इनको हटाया जा सकता है। किसको, उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को जो सैलरी मिलता है वो उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं मिलता है, तो किस रूप में मिलता है, तो देखिएगा इनको जो आपका सैलरी मिलता है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है, राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। लेकिन जब यही आदमी राष्ट्रपति बनेगा, राष्ट्रपति कहने का मतलब कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा, तब क्या होगा, तब इसको जो वेतन है वो किसका मिलेगा, तब इसको वेतन मिलेगा उपराष्ट्रपति का। अगर बात करें तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब। ठीक है, वो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। अभी कौन है, तो अभी है जगदीप धनखड़। अगर इनके बारे में आपको और एक एक्स्ट्रा फैक्ट देखना चाहूँ तो उपराष्ट्रपति बनने से पहले ये वेस्ट बंगाल के गवर्नर रहे थे। ठीक ना, इस चीज को याद रखिएगा। चलिए अगर बात करें भारत का मुख्य न्यायाधीश अभी कौन है, तो DY चंद्रचूड़। बड़े फेमस आदमी हैं, बहुत चर्चा में रहते हैं अपने फैसलों की वजह से। चंद्रचूड़। लोकसभा अध्यक्ष दोबारा से कौन बन करके आए हैं, तो ये बन के आए हैं ओम बिरला, और इनका ये लोकसभा अध्यक्ष के रूप में दूसरा कार्यकाल है। चलिए
आगे आते हैं। देखिएगा सेबी, सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सेबी है क्या? तो ये आपका स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है, और इसका फुल फॉर्म जो होता है ये क्या होता है? देखिएगा क्या हो जाएगा? सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, देखिएगा सिक्योरिटी एक्सचेंज, एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, बोर्ड ऑफ इंडिया। मेनली ये क्या करता है? तो देखिए इसका काम क्या होता है? स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करना। क्या काम होता है इनका? स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने का काम किसका होता है? तो सेबी का होता है। अगर और भी देखिए इसके बारे में, तो इसका जो स्थापना हुआ था, इसका जो स्थापना हुआ था ये 12 अप्रैल को, 12 अप्रैल 1988 को गैर वैधानिक, गैर वैधानिक आयोग के रूप में हुआ था, गैर वैधानिक आयोग के रूप में हुआ था। लेकिन आगे जाकर के कब हुआ था ये? तो 12 अप्रैल 1988 को। और आगे जाकर के कब? तो 30 जनवरी, 30 जनवरी, 30 जनवरी आगे देखिएगा यहाँ पे 30 जनवरी 1992, 30 जनवरी 1992 को इसको क्या किया गया? तो वैधानिक दर्जा दिया गया, वैधानिक दर्जा इसको कब दिया गया? तो 30 जनवरी 1992 को। और अगर देखें कि इसका मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय पूछा ना, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय हो जाएगा मुंबई में। और इसकी जो अध्यक्ष है, एक महिला इसकी अध्यक्ष है, और अध्यक्ष कौन है? तो ये अजीब सा नाम है, थोड़ा देखिएगा, इनका नाम हो जाएगा माधवीपुरी बुच, माधवीपुरी बुच, ये हो जाएंगी सेबी की अध्यक्ष। नेक्स्ट में आइएगा, चलिए यहाँ पे देखिएगा, हिप्पोकैम्प किसका उपग्रह है? और ये बिहार एसआई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, हिप्पोकैम्प जो है यह किसका उपग्रह है? तो सबसे पहले तो आइएगा इस ग्रह के बाद, इस उपग्रह के बारे में पता कब लगा था? तो 1 जुलाई 2013, 1 जुलाई 2013 को पता चला था। और ये किसका उपग्रह है? नेपच्यून का। किसका है? नेपच्यून का, नेपच्यून का, ठीक ना। और यही क्वेश्चन आपका बिहार दरोगा, ये ध्यान नहीं है कि पीटी में पूछा गया या मेंस में पूछा गया है, लेकिन ये बिहार दरोगा में पूछा हुआ, ठीक ना। और 2013 में हुआ था, किसके द्वारा इसके बारे में बताया गया था? तो मार्क सेल्टर के द्वारा, मार्क सेल्टर नामक आपके वैज्ञानिक खगोलविद के द्वारा ये चीज बताया गया था इसके बारे में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नेपच्यून। अगर नेपच्यून के बारे में देखें तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये देख लो कि ये सूर्य से कितने नंबर का ग्रह है? तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4, मतलब 4 जो है इसको इनर प्लैनेट कहा जाता है। शुरुआत के जो 4 हैं इसको इनर प्लैनेट कहा जाता है, और इधर के जो 4 है इसको आउटर प्लैनेट कहा जाता है। और ये रहा आपका नेपच्यून। तो इसी का उपग्रह कौन सा हो जाएगा? हिप्पोकैम्प हो जाएगा। और ये सूर्य से सबसे दूर का ग्रह है, ठीक है, सूर्य से सबसे दूर का ग्रह है। अगर आपसे सवाल करता है कि आपका, ठीक है, नेपच्यून को देखो हिंदी में क्या कहते हैं, आपने नहीं दिया ना, नेपच्यून को हिंदी में वरुण कहा जाता है, वरुण। और हमारे इतिहास में पौराणिक कथा के अनुसार वरुण जो थे ये किस चीज के देवता थे? तो सोमदेव, ठीक है, सोम के लिए आपका जो है वरुण शब्द प्रयोग किया गया था, ठीक ना। सोम के लिए जो है आपका, समुद्र के देवता के लिए जो है आपका वरुण शब्द प्रयोग किया गया था, जो कि हम लोग इतिहास में वैदिक साहित्य में पढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे और भी क्या क्वेश्चन बन सकता है, जैसे पहले तो हिप्पोकैम्प के बारे में बात हुआ, नेपच्यून का है। अगर आपसे सवाल करता है कि कोई ऐसा उपग्रह है क्या जिसका एक भी, कोई ऐसा ग्रह है क्या जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है? तो जी हाँ है, मरकरी और वेनस, बुध और शुक्र का जो है कोई भी उपग्रह नहीं है, कोई भी उपग्रह नहीं है। और अर्थ का कोई है? तो जी हाँ भाई, अर्थ का है, और इसका नाम क्या है? चंद्रमा, जिसको जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा को और कौन सा ग्रह कहा जाता है? जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। और ये किसका उपग्रह हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका पृथ्वी का। अगर आपसे सवाल करता है कि सबसे बड़ा उपग्रह किस ग्रह का है, तो ये हो जाएगा आपका जुपिटर का। और जुपिटर का जो सबसे बड़ा उपग्रह है ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका गैनीमेड, गैनीमेड, ठीक है, गैनीमेड। सुनना ध्यान से, ये जो आपका बृहस्पति जो अपने आप में सबसे बड़ा ग्रह है ना, सबसे बड़ा ग्रह है, इसका जो उपग्रह है ना, ये भी आपका पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, और इसका नाम क्या है? गैनीमेड। दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह पूछ लेगा तो शनि का हो जाएगा, और शनि का जो सबसे बड़ा उपग्रह हो जाएगा इसका नाम है टाइटन, टाइटन। अच्छा, कोई ऐसा भी उपग्रह है क्या जिसका सबसे छोटा, कोई ऐसा भी ग्रह है क्या जिसका सबसे छोटा उपग्रह? एक बार फिर से सुनो, कंफ्यूजन हो गया थोड़ा। अगर आपसे सवाल करता है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा हो जाएगा, तो गैनीमेड होगा। दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह हो जाएगा तो ये आपका सैटर्न का टाइटन हो जाएगा। सबसे छोटा उपग्रह पूछेगा तो ये मंगल का हो जाएगा। सबसे छोटा उपग्रह किस ग्रह का है? तो मंगल का है। और उस छोटे उपग्रह का नाम क्या है? तो इसका नाम हो जाएगा डिमोस। सबसे छोटा उपग्रह
पूरे सौरमंडल का कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका डिमोस, ठीक ना। और देखिएगा यहाँ पे क्या होता है ना कि आपके उपग्रह का संख्या बढ़ते रहता है, हमेशा कभी बृहस्पति आगे निकलता है, कभी आपका शनि आगे निकलता है। तो अगर देखें कि बृहस्पति का कितना उपग्रह है, तो अभी करंट में 95 है, किसका, तो बृहस्पति का, जुपिटर का। और आपका सैटर्न का कितना है, तो 145, ये कितना है, सैटर्न बोले तो शनि का है, और इसका संख्या घटते बढ़ते रहता है, कभी किसी को श्रेणी में रखा जाता है, कभी किसी को श्रेणी से हटा दिया जाता है, इसलिए संख्या घटते बढ़ते रहती है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट में आइएगा, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग होता है। नाभिकीय रिएक्टर, ये भी शायद बिहार दरोगा में पूछा हुआ है। तो नाभिकीय रिएक्टर में जो विखंडन का अभिक्रिया होता है ना, विखंडन का जो अभिक्रिया होता है, उस समय क्या होता है ना कि न्यूट्रॉन जो होता है ना वो काफी तेज गति से घूम रहा होता है, तो उसकी गति को कम करने के लिए मंदक का यूज होता है। और इस मंदक के रूप में किसका यूज होता है, DTO का, DTO, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ड्यूटेरियम ऑक्साइड जो है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। वैसे एक चीज और याद रखिएगा, ग्रेफाइट का छड़ का भी प्रयोग होता है, ग्रेफाइट के छड़ का भी इसमें प्रयोग होता है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, डी नहीं, सी होगा। निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है। देखो संविधान जो होता है ना, पहले तो संविधान का मतलब ही अपने आप में क्या हो गया, संविधान। संविधान का कॉन्सेप्ट पूरे विश्व में कौन दिया, तो ये आपका अमेरिका दिया। अमेरिका में सबसे पहले 1789 ईस्वी में ही संविधान को लागू किया गया था, जो अपने आप में लिखित संविधान था। तो आप एक बात बताओ कि अलिखित संविधान कैसा होता है। तो जो देश बहुत डेवलप हो गया है, जो देश बहुत अनुभवी हो गया है, वो लिखित संविधान, मतलब लिखित संविधान जो है आपका डेवलपिंग कंट्री में होता है। जैसे भारत का जो संविधान है ये पूरी दुनिया में सबसे बड़ा संविधान है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में लिखा हुआ है। सबसे छोटा संविधान पूछेगा तो यूरोप में एक देश है जिसका नाम है मोनाको, सबसे छोटा संविधान है। बहुत सारे देश ऐसे हैं, जैसे यूके हो गया आपका, इजराइल हो गया, तो ऐसे बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जो लिखित संविधान नहीं रखते हैं। इट मीन्स कि वो बहुत ज्यादा डेवलप है। होता है ना, आप में से देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सब कुछ लिख लिख के याद करेंगे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि अनुभव के आधार पर सुन करके ही उनको याद हो गया। तो जो सुना करके ही जिसको याद हो जा रहा है वो ज्यादा डेवलप हो रहा है। तो आप यहाँ से कनेक्ट करना कि जो आपका यूके, इजराइल वगैरह जो कंट्री है ना, इसमें आपका अलिखित संविधान है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या क्या दे रहा है ऑप्शन में कि अलिखित संविधान किस देश का। तो भारत का तो जी बिल्कुल नहीं होगा, भारत का तो सबसे बड़ा संविधान हो जाएगा, है ना, भारत का तो सबसे बड़ा संविधान हो जाएगा। पाकिस्तान में भी नहीं होगा। और संयुक्त राज्य अमेरिका जो है सबसे पहला देश ऐसा रहा था जो लिखित संविधान के कॉन्सेप्ट को अपनाया था। तो आपका अमेरिका तो बिल्कुल नहीं होगा। तो आंसर क्या बचा, आंसर बचा आपका ब्रिटेन, यूके। अगर और भी देखें कि और भी कहाँ कहाँ हो जाएगा, तो देखिएगा यहाँ पे ब्रिटेन हो जाएगा, फिर आपका कनाडा हो जाएगा, कनाडा, आपका इजराइल हो जाएगा। इन सारे देशों में क्या हो जाएगा, तो आपका अलिखित संविधान होता है। और एक नाम और जोड़ लीजिएगा, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड, ठीक ना, न्यूजीलैंड। अगर और देखें कि सबसे बड़ा संविधान किस देश का है, तो ये हो जाएगा भारत का। सबसे छोटा संविधान किस देश का है, तो ये हो जाएगा आपका मोनाको, मोनाको। और ये किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है, यूरोप कॉन्टिनेंट में पड़ता है, ठीक ना। सबसे पहला संविधान कौन लागू किया था, तो ये हो जाएगा आपका यूएसए। भारतीय संविधान जो लागू हुआ था उसमें सबसे पहले भाग कितने थे, तो भाग थे आपके 22। अनुसूची कितने थे, तो अनुसूची थे 8, अनुसूची थे 8। और अनुच्छेद कितने थे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टिकल बोलते हैं। अनुच्छेद कितने थे, तो ये हो जाएगा 395। कितने हो जाएंगे, 395। और यहाँ पे देखिएगा, अगर और भी यहाँ पे आप देखना चाहो तो इसकी संख्या जो है, देखो ऐसे तो है 22 ही, ऐसे तो 22 ही है, लेकिन कुछ कुछ संख्या बढ़ा दिया गया। जैसे देखो भाग 7 को खत्म कर दिया गया, 4 का क जोड़ा गया, 9 का क जोड़ा गया, 9 का ख जोड़ा गया। तो ऐसे ऐसे बढ़ करके ना संख्या अभी भी 22 ही है, बट आप देखो कि क ख गढ़ करके जोड़ा जा रहा है। तो गिनती के अनुसार संख्या कितनी हो गई है, 25 हो गई है, ठीक ना। अनुसूची पहले 8 था, अभी इसका संख्या कितना हो गया है, 12 हो गया है। अनुच्छेद 395 था और अभी इसकी संख्या 450 प्लस हो गई है। याद रखिएगा इस चीज को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट में आना, वर्ग संघर्ष। देखो बिहार पुलिस एसआई में पूछा हुआ है,
2021 में। वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी थी? तो ये जो देने वाला आदमी था ये जर्मनी का एक बहुत बड़ा इतिहासकार कह लो, फिलोसफर कह लो, इन्होंने ही वर्ग संघर्ष को परिभाषित किया। इन्होंने बताया कि कैसे समाज की जटिलता के कारण कुछ एक वर्ग जो है ये हमेशा आपका वर्ग में संघर्ष करते ही चला जाता है। बात किसका हो रहा है? तो बात हो रहा है कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स का, जिन्होंने एक पुस्तक की रचना की थी। और कौन सा पुस्तक था? तो बड़ा प्रसिद्ध पुस्तक था, 9-10 में आपको पढ़ना था इससे रिलेटेड। नाम क्या था इसका? दास कैपिटल। दास कैपिटल। दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो ये हो जाएगा आपका कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट में आइएगा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? ये भी देखो, अभी रिसेंट में भी ये आपका यूके पीसीएस में पूछा हुआ है। तो जो आपका राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है ये आपका हो जाएगा 5 जुलाई 2013 को ये पारित किया गया था। ठीक है, आपका पारित किया गया था 5 जुलाई 2013 को। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम क्या था? इसके तहत आपका खाद्य संसाधन को सुरक्षित रखना था, क्योंकि भारत जो है ना आपका सबसे ज्यादा आबादी लिए हुए बैठा हुआ देश है। और इसके लिए क्या, अगर आप खाद्य का सुरक्षा कर, जैसे एफसीआई वगैरह जो होता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो इन लोग इसमें काफी योगदान देता है ताकि भारतीय के खाद्य को बचा करके रख सके। जनसंख्या बहुत ज्यादा है, आपका आयात निर्यात सारे तरीके से होते रहता है। और इसी के तहत ये कानून लाया गया जिसके तहत आपका खाद्य का सुरक्षा किया जाता है 5 जुलाई 2013 को। ठीक है, इसको पारित किया गया था। नेक्स्ट में आएगा साप्टा। देखो ये भी रिसेंट में यूके पीसीएस में पूछा हुआ है। ये देखो क्वेश्चन कितना रिपीट होता है, 2016 में पूछा, 2024 में कल परसों जो एग्जाम हुआ है ना उसमें भी पूछा हुआ है। सवाल है कि जो आपका साप्टा दक्षिण एशियाई अधिमान्य व्यापार समझौता का गठन किस वर्ष किया गया था? तो सबसे पहले तो आज साप्टा का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे एस से हो गया सार्क। ठीक ना, सार्क के बारे में कल परसों देखे भी थे लगता है। सार्क प्रेफरेशनल ट्रेडिंग एग्रीमेंट। ठीक है, सार्क प्रेफरेशनल ट्रेडिंग एग्रीमेंट। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? यही पूछा ना। इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। इसका मेनली काम क्या था? तो इसका काम था कि सार्क देश जो है, जो दक्षिण एशियाई देश है जिसको दक्षेस भी कहा जाता है, इन देशों के बीच सहयोग को बढ़ाना, आर्थिक व्यापार क्षेत्र को आगे बढ़ाना ताकि लोग डेवलपमेंट की ओर बढ़ें। ठीक ना, तो सार्क देशों के बीच ये आपका व्यापार के लिए काम होता था। वैसे अगर देखें सार्क के बारे में, तो सार्क के बारे में इसकी जो स्थापना थी, सार्क की स्थापना ये हुआ था आपका 8 दिसंबर 1985 को। 8 दिसंबर 1985 को। और कल या परसों वाले वीडियो में आप एक बार देख लेना, गौर कर लेना कहाँ पर था। गलती से हम आपका उसका जो मुख्यालय था ढाका बता दिए थे। मुख्यालय ढाका नहीं होगा, इसका जो मुख्यालय इसका जो मुख्यालय होगा ना, ये कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका काठमांडू। और ये काठमांडू कहाँ पड़ता है? तो ये आपका पड़ता है नेपाल में, ना, नेपाल में। हाँ, आपसे पूछेगा ना कि पहला बैठक कहाँ हुआ था? तो पहला बैठक जो हो जाएगा ना, ये आपका ढाका में हुआ था। और ढाका कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है बांग्लादेश में। इसमें देश कौन सा हो जाएगा? तो सारा अपना पड़ोसी देश आता है, जैसे भारत हो जाएगा, पाक हो जाएगा, भारत पाक अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ठीक है, कितनी कंट्री हो गया? 2, 4, 6। और 2 साउथ के हैं। कौन कौन सा? एक हो जाएगा आपका श्रीलंका और एक हो जाएगा आपका द्वीपीय कंट्री है, नाम क्या हो जाएगा? मालदीव। तो इतने सारे कंट्रीज हो जाएंगे। और जो आपका साप्टा है, इसका स्थापना कब हुआ था? 1993 में। 9 में आएगा, हाल ही में अट्टुकल पोंगल पर्व कहाँ मनाया गया? रिसेंट में मनाया गया है। अट्टुकल पोंगल जो है ये मेनली कहाँ मनाया जाता है? तो केरला में मनाया जाता है। कितने दिनों का फेस्टिवल होता है? 10 दिनों का। कौन इसमें शामिल होता है? तो मेनली महिलाएं शामिल होती है। इसमें क्या होता है? तो सड़क के दोनों ओर बैठ करके क्या बनाया जाता है? खीर बनाया जाता है। और ये खीर दूसरे टाइप का होता है, इसलिए इसको खीर नहीं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है आपका पायसम। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? तो ये आपका पायसम होता है, जो आपका मिट्टी के चूल्हे पे वही खीर के टाइप का ही एक आपका व्यंजन होता है जिसको पायसम कहा जाता है। देखो अट्टुकल पोंगल तो हो जाएगा आपका केरला का, लेकिन अगर सवाल करता है पोंगल कहाँ का है? तो पोंगल हो जाएगा आपका तमिलनाडु का।
तमिलनाडु का। अगर आपसे सवाल करता है कि भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य कौन सा, सबसे साउथ में, जैसे अगर ये अपना भारत है तो एकदम से नीचे में यहाँ पे कौन सा राज्य आता है, तो केरला यहीं तक आता है, जबकि तमिलनाडु जो है बहुत नीचे तक आ जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य। केरल के जो सीएम हो जाएंगे पिनरई विजयन होंगे, केरल के, हाँ पिनरई विजयन होंगे, और तमिलनाडु के जो सीएम हो जाएंगे M.K. स्टालिन होंगे, ठीक है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम हो जाएगी, जबकि तमिलनाडु की राजधानी क्या हो जाएगी, चेन्नई हो जाएगी। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 8, मतलब डी हो जाएगा केरल। अगर और भी देखो तो देखो तमिलनाडु में एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसका नाम है थाई पूसम बड़ा प्रसिद्ध है, ठीक ना। तेलंगाना में तो देख लो, आपका तेलंगाना में एक और फेस्टिवल होता है, जैसे तेलंगाना का, चलो एक GI टैग देखते हैं, तेलिया रुमाल जो है ये कहाँ का है, तेलंगाना का। क्या है ये आपका एक हैंकी है। और अगर बात करें तेलंगाना का, तो तेलंगाना का निर्माण कब हुआ था, 2 जून 2014 को। किससे अलग होकर के हुआ था, आंध्र प्रदेश से अलग होकर के हुआ था। उड़ीसा के बारे में देखें तो यहाँ आपका जो जगन्नाथपुरी वाला जो फेस्टिवल है बहुत प्रसिद्ध होता है। अभी रिसेंट में देखो जगन्नाथपुरी मंदिर बहुत प्रसिद्ध भी चल रहा है। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ है, तो ये आपका उड़ीसा में है। जबकि क्रिकेट स्टेडियम पूछता है भारत ही नहीं पूरे विश्व का, तो ये कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका गुजरात, मोटेरा स्टेडियम। ये देखो हाल ही में जारी वैश्विक बौद्धिक सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पे है, तो यहाँ पे देखिएगा ये क्या है आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, IP जिसको कहते हो। तो US चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा, ठीक है, US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा 12वीं बार ये जो आपका रैंक निकाला गया है, जिसको कहा जाता है इंटरनेशनल IP मतलब होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक ना, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इसके मामले में जो आपसे पूछ रहा है कि ये जो 12वीं बार जो रिपोर्ट आई है, इसमें भारत का स्थान क्या है, और ये रैंक हमेशा निकलते रहता है। तो इस बार जो है भारत का स्थान क्या है, 42वां। किसके द्वारा निकलता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो इसको याद रखिएगा, किसके द्वारा, तो US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा ये इंडेक्स निकलता है। भारत का स्थान क्या है, 42। कितने देशों में, तो 55 देशों में। सबसे ऊपर कौन है, तो सबसे ऊपर है आपका USA, देन UK, देन फ्रांस। तो यहाँ पे देखिएगा कि सबसे ऊपर कौन सा हो जाएगा, सबसे ऊपर जो है फर्स्ट नंबर पे है USA, और फिर हो जाएगा आपका ब्रिटेन, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा आपका ब्रिटेन, फिर बहुत सारे देश और आ जाएंगे, सारे आपके मेनली ना इसमें वेस्टर्न वाले भी आ रहे हैं। और क्या हो जाएगा, फ्रांस होगा, जर्मनी होगा, फिर आपका स्वीडन होगा, और भारत का रैंक क्या है, तो भारत का रैंक हो जाएगा आपका 42। चलिए यहाँ पे 2 रैंक आपके लिए बता छोड़ के जा रहे हैं, आप ये बताना कि हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है। एक आप बताइएगा कि हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान बताइएगा कि इंडिया का स्थान क्या है। और एक और बताइएगा, आप ये बताइएगा जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है। ये दोनों क्वेश्चन का जवाब आप दीजिएगा कमेंट करके, ठीक ना। चलिए तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 8, ठीक ना। चलिए अपना 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। तो ऐसे बने रहिए, सारा क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। और हाँ, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा को नजर में रख करके आपका बनाया जा रहा है PPT। सो इसको नोट्स बनाते जाइएगा, बस देखने से कोई फायदा नहीं है, कंटिन्यू बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।